बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? कैपिटल अकाउंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई एक्सप्लेन द इंटायर करंट अकाउंट, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सरप्लस डेफिसिट क्या होता है, सब समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड द सेकंड सब अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच इज द कैपिटल अकाउंट, वो समझते हैं। वो समझने से पहले ये है करंट अकाउंट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके मैं जल्दी से अमाउंट्स इनपुट कर देता हूं ताकि हम और बेटर समझ पाए कैपिटल अकाउंट को। सबसे पहला केस हम ले लेते हैं लेट्स से सरप्लस का। ऑल राइट, हमारा इस केस में सरप्लस है, यानी कि हमारे जो क्रेडिट आइटम का टोटल है वो है 1000 और जो डेबिट आइटम का टोटल है वो है 100। तो हमारे केस में देयर इज अ सरप्लस इन द करंट अकाउंट ऑफ ₹900। ये मैंने कैसे निकाला है? 1000 माइनस 100, कितना सरप्लस आ गया? ₹900। ऑल राइट, ₹900। ऑल राइट, अब हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब होता क्या है, देखो, जो हमारा करंट अकाउंट था उसके अंदर सरप्लस आ गया 900 का। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री के अंदर जो नेट इनफ्लो है, मतलब जो कंट्री के अंदर पैसा आया है वो 900 रुपये ज्यादा आया है। अब कंट्री सोचेगी इस 900 रुपये जो ज्यादा आया है, जो नेट इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, उसका करें क्या? उसके कई यूजेस हो सकते हैं जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। सबसे पहला, ये जो सरप्लस है कंट्री उसको किसी दूसरी कंट्री को लेंड कर सकती है, मतलब लेंडिंग टू अब्रॉड। ये जो 900 रुपीज एक्स्ट्रा कंट्री के पास आ गया है इनफ्लो, वो किसी दूसरी कंट्री को लोन के फॉर्म में दे सकती है। अगर किसी दूसरी कंट्री को लोन की जरूरत है तो उनको लेंड कर सकती है पैसा। तो लेट्स से जो हम इंडिया का केस ले लेते हैं, इंडिया के पास 900 रुपए का सरप्लस है, 900 रुपीज एक्स्ट्रा इनफ्लो हुआ है। इस 900 रुपीज में से लेट्स से कंट्री कहती है कि जी मैं 500 रुपीज किसी दूसरी कंट्री को लेंड कर देता हूं, मतलब लेंडिंग टू अब्रॉड। अब ये डेबिट साइड पे इसलिए आया क्योंकि जो लेंडिंग है उससे होगा क्या, जो पैसा है वो कंट्री से बाहर जाएगा। इंडिया अगर और किसी को लेंड करता है तो पैसा क्या, आउटफ्लो होगा। जब भी आउटफ्लो होता है इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ऑल राइट, और क्या कर सकता है? लेट्स से इंडिया कहता है जी मैं इस एक्स्ट्रा जो इनफ्लो है इसको इन्वेस्ट कर देता हूं अब्रॉड। लेट्स से इंडिया के रेजिडेंट्स है वो बाहर किसी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है इस पैसे को किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि जो नेट इनफ्लो है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस है, उसका ये यूज करा जा सकता है। तो लेट्स से हम कहते हैं जी इंडिया नेट हम कहते हैं लेट्स से 300 रुपए इस 900 में से इन्वेस्ट कर देती है अब्रॉड। फिर से ये डेबिट साइड पे इसलिए रिकॉर्ड हुआ क्योंकि पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। जब इंडिया बाहर इन्वेस्ट करेगी पैसा इंडिया से निकलकर दूसरी कंट्री में जाएगा, यानी कि पैसे का आउटफ्लो होगा, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये दोनों थे जो यूजेस करे जा सकते थे इस सरप्लस पैसे के साथ। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या इस पैसे को इस्तेमाल, ये यूज करना जरूरी है? मतलब तुम्हारा मिडिल क्लास थिंकिंग बीच में आ सकती है। तुम यहाँ पे सोच सकते हो क्यों ना इस पैसे को बचा लिया जाए, जो हर मिडिल क्लास फैमिली सोचती है कि पैसा बचा लो। डैड की लोग होती, बेटा थोड़े पैसे एफडी में डाल दे, बेटा थोड़े पैसे पीपीएफ में डाल दे। उसी तरह कंट्री भी ऐसे कर सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है इस 900 जो एक्स्ट्रा सरप्लस है इस पैसे को यूज करना ही करना है, इसको खर्च करना जरूरी नहीं है। हो सकता है कंट्री चाहती हो कि जी हम इस पैसे को बचा लें, इसको अपने रिजर्व में रख ले, ऐसा करा जा सकता है। यानी कि जो बचा हुआ पैसा है दे कुड ऐड टू देयर फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, दे कुड ऐड टू देयर फॉरेक्स रिजर्व, और फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि जो बचा हुआ 500 प्लस 300 800 बच गया कितना सरप्लस? 100। ये बचे हुए 100 को कंट्री बचा के अपने रिजर्व में ऐड कर सकती है। जब अपने रिजर्व में ऐड करेगी तो रिजर्व क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। ये याद रखना, जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ना वो कंट्री के आरबीआई रखता है। जब हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें तुमने याद करो, उसमें हम पढ़ते थे कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि आरबीआई कंट्री के जितने भी फॉरेक्स रिजर्व है उसको अपने पास स्टोर करके रखती है ऑन गवर्नमेंट्स बिहाफ। एसेट गवर्नमेंट का होता है बट स्टोर आरबीआई करता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट कहती है जी जो बचा हुआ 100 है उसको मैं आरबीआई के रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती हूँ, यानी कि बचा के रखना चाहती हूँ। तो जब भी जितने भी एक्स्ट्रा पैसा है वो फॉरेक्स में ऐड हो जाएगा रिजर्व्स में, और रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये जो इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व है ये आउटफ्लो यानी कि डेबिट साइड पे क्यों आया? क्योंकि पैसा तो कंट्री से बाहर जा नहीं रहा, हम कह रहे हैं हम इस पैसे को बचा के रख रहे हैं। तो आउटफ्लो किस खुशी में भाई?
क्योंकि हम इनफ्लो आउटफ्लो बीओपी की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम देखते हैं जी पैसा इनफ्लो आउटफ्लो बीओपी के अकाउंट से हो रहा है या नहीं। जो हमारा केस है फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीज होने का, उसमें पैसा बीओपी से निकलकर फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास है ऐड हो रहा है। तो पैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से तो निकला ही, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उससे आउटफ्लो हुआ, उससे पैसा निकला और कहां पे ऐड हो गया, फॉरेक्स रिजर्व में। तो जब भी फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो पैसा बीओपी से निकल के जा रहा है, बीओपी से आउटफ्लो हुआ, कंट्री से पैसा बाहर नहीं गया बट बीओपी के अकाउंट से आउटफ्लो हो गया, इसीलिए ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जब करंट अकाउंट में डेफिसिट हो, तो लेट्स से मैं सारे अमाउंट उल्टे कर देता हूं। ऑलराइट, अब मैंने सारे अमाउंट रिवर्स कर दिए, यानी कि इस केस में देयर इज अ डेफिसिट इन व्हाट, इन द करंट अकाउंट। कितने का, सेम 900 का। यानी कि कंट्री से जो आउटफ्लो हो रहा है वो 1000 का हो रहा है, इनफ्लो सिर्फ 100 रुपए का। आ रहे कंट्री में सिर्फ 100 रुपए हैं बट जा रहे कितने हैं, 1000। तो 900 एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो जब कंट्री से बाहर ज्यादा पैसे जा रहा हो और आ कम रहा हो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कंट्री ने खर्चा करा 1000 रुपए का, वो कैसे कर दिया। कंट्री के पास तो सिर्फ 100 रुपए आए और खर्चा 1000 रुपए का कर दिया, ये कैसे हुआ। इसके अगेन हम कैसे पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। हो सकता है जो 900 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करा हो, ये कंट्री ने बोरोइंग की हो फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री से लोन ले लिया हो कि जी आप मेरे को बोरोइंग दे दो क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करना है 900 रुपए का। तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी इंडिया किसी दूसरी कंट्री से लोन लेगा तो दूसरी कंट्री से लोन इंडिया में आएगा, पैसा अंदर आएगा, पैसे का इनफ्लो होगा इन द बीओपी अकाउंट। लेट्स से हम कहते हैं कंट्री ने 500 रुपए का लोन ले लिया, 500 रुपए की बोरोइंग ले ली फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। एक और चीज हो सकती है, अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। क्या होता है ना, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं। यूएस इंडिया में इन्वेस्ट करती है, यूके इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। तो लेट्स से क्या कहते हैं हम, जो दूसरी कंट्री है उसने इंडिया में इन्वेस्ट करा, लेट्स से फॉर रुपीज 300, यानी कि बाहर से पैसा इंडिया में आया, इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई, तो पैसे का इनफ्लो होगा, हेंस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब ये जो 900 रुपए का डेफिसिट था, 900 रुपए का जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो हुआ, वो कैसे हुआ, 500 रुपए का जी लोन ले लिया अब्रॉड से, 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई थी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जरूरी है क्या बोरिंग आए, जरूरी है क्या इन्वेस्टमेंट हो। ऐसा भी तो हो सकता है कंट्री के पास पहले के रिजर्व पड़े हो, जो मिडिल क्लास फैमिली के पास होता है। जैसे हर फैमिली क्या करती है, तुम्हारी फैमिली है, कुछ पैसे तुम्हारे पापा मम्मी बचा के रखते हैं ना अपने पास बैंक अकाउंट में, ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। उसी तरह सरकार के रिजर्व्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, आरबीआई के पास, जो वो कभी भी यूज कर सकती है। तो हो सकता है कंट्री क्या करे, गवर्नमेंट अपने जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूज कर ले, यानी कि 500 रुपए बोरोइंग कर ली, 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई और रिमेनिंग रुपीज 100, 500 प्लस 300 800 प्लस 100 900, बाकी के 100 कहां से मंगा लिए, अपने रिजर्व में से। जो रिजर्व पड़ा था उसमें से पैसा निकाला, फॉरेक्स रिजर्व क्या हुए, डिक्रीज, क्योंकि रिजर्व में से पैसा निकला तो रिजर्व क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और उस पैसे को बीओपी में ऐड कर दिया। अब यहां पे ये ध्यान दो, हम ये इसे क्रेडिट साइड पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पैसे का इनफ्लो हुआ है। ऑल्दो पैसा कहीं बाहर से नहीं आया, मतलब दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा नहीं आया, बट बीओपी में इनफ्लो हो रहा है। क्यों इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि जो आरबीआई के रिजर्व हैं उसमें से पैसा निकला, डिक्रीज इन रिजर्व, और वो पैसा बीओपी में ऐड हो गया। ये 100 रुपए बीओपी के अंदर इनफ्लो हो गए, इसीलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब भी डेफिसिट हो, ऐसे ऐसे कैपिटल अकाउंट के अंदर इनफ्लोज आ सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब अगला क्या होता है, इस कैपिटल अकाउंट का टोटल निकाला जाता है। जैसे हमने करंट अकाउंट का टोटल निकाला था, सेम कैपिटल अकाउंट का। जैसे हमारे केस में क्या है, 500 प्लस 300 प्लस 900, सॉरी 500 प्लस 300 प्लस 100 गिव्स मी टोटल ऑफ 900 ऑन द क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड पे इस केस में क्या है, 0। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का टोटल्स आ गए। अब जैसे हमने करंट अकाउंट के केस में कहा था कि जी सरप्लस डेफिसिट हो सकता है, सेम यहां पे है। हमारे केस में क्या हो रहा है, जो हमारे क्रेडिट आइटम है, जो इनफ्लो है कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो ज्यादा है, क्योंकि वो कितने हैं, 900, एज कंपेयर टू द आउटफ्लोज 0 है, कुछ नहीं है। सो हेंस दिस इज द केस ऑफ
सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। इसका उल्टा भी हो सकता है जो हमने पहले वाले केस में पढ़ा, जब हमारे आउटफ्लो यानी कि डेबिट आइटम ज्यादा हो एज कंपेयर टू द क्रेडिट आइटम, तो होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। दोनों के केस में बस हमें क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम को कंपेयर करना होता है और डिसाइड करना होता है कि ये सरप्लस है डेफिसिट। ये तो आगे बात समझ। अब ये जो टोटल्स हैं इनके बारे में एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी अगर तुमने ऑब्जर्व करी हो, वो क्या, ये जो हमारा डेफिसिट का अमाउंट था 900 रुपए और जो कैपिटल अकाउंट का टोटल है 900 रुपए, वो सेम आया। और ये पहले भी ट्रू था, मतलब जब यहां पे सरप्लस था तो सरप्लस कितना था 900 रुपए का, और ये टोटल यानी कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल सेम आया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा हमेशा होता है। यानी कि अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, जब भी हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा, जो हमारे केस में 900 रुपए का हुआ, वो सेटल होता है बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। तो जब भी यहां पे डेफिसिट होता है यहां पे सरप्लस, और इसका उल्टा भी ट्रू है। जब भी करंट अकाउंट में सरप्लस हो, मतलब करंट अकाउंट में लेट्स से हमारा सरप्लस होता है जो पहले हमने देखा था 900 रुपए का, तो दिस सरप्लस मस्ट बी सेटल्ड बाय अ डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पे सरप्लस है तो यहां पे डेफिसिट होगा, उल्टा चलता है। करंट अकाउंट में सरप्लस, उतना ही अमाउंट का डेफिसिट कहां हो जाएगा फिर कैपिटल अकाउंट में। तो ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता, जो हमारा पूरा जो कैपिटल करंट अकाउंट है पूरे बन जाते हैं और फाइनल टोटल निकाला जाता है, यानी कि टोटल रिसीट्स ए प्लस बी। ये जो ए वाला अमाउंट था टोटल का ऑफ करंट अकाउंट, और जो बी वाला अमाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट का टोटल, इसका सम जो कितना हुआ 100 प्लस 900 कितना हुआ 1000। ये क्या है, टोटल रिसीट्स, यानी कि टोटल इनफ्लो कितने आए हमारे बीओपी के अंदर। और ऐसे सिमिलरली टोटल निकाला जाता है पेमेंट साइड का, यानी कि डेबिट साइड का। कैसे, ए प्लस बी सेम, जो ये वाला अमाउंट है प्लस दिस अमाउंट, कैपिटल करंट अकाउंट के टोटल का सम, जो हमारे केस में कितना हुआ 1000 प्लस 0 1000। फिर से देखो ये क्या हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा बीओपी अकाउंट बैलेंस हो गया है, यानी कि टोटल रिसीट्स भी 1000, टोटल पेमेंट भी 1000। इसका जो पहले वाला केस था उसमें भी सेम होता, 1000 ही आता। जब यहां पे अगर सरप्लस होता तो भी सेम होता। जो टोटल है ऑफ बीओपी अकाउंट हमेशा मैच करता है, इट इज 1000। इसीलिए हम कहते हैं इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज द बैलेंस्ड अकाउंट। सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में ये अनबैलेंस्ड हो सकता है, बट अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस होता है। और वो होगा भी, क्यों, क्योंकि हम ये जो ट्रांजैक्शन है ना फॉरेक्स रिजर्व की, इसकी मदद से हम एक्चुअली इस अकाउंट को बैलेंस करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं जी जब भी कंट्री के पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो वो फॉरेक्स रिजर्व में ऐड कर सकती है, जब कम हो तो रिजर्व से निकाल सकती है। इन अ वे हम इस अकाउंट को इंटेंशनली बैलेंस्ड कर रहे हैं, ये इसलिए हमेशा बैलेंस होता है। तो ये होता है जी कैपिटल अकाउंट। अब एक एक करके इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं जल्दी से। तो जी हमारे कैपिटल अकाउंट हो गया ये, इसके कंपोनेंट्स बड़े आसान है। सबसे पहला कंपोनेंट बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अभी अभी समझी। इसके अंदर होता क्या है, जब भी बोरोइंग्स आए बाहर से, यानी कि जब पैसा बाहर से आए, इनफ्लो हुए, इसलिए क्रेडिट साइड, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर्स। क्या मतलब, ऐसा हो सकता है इंडिया ने किसी बाहर की कंट्री को लोन दे रखा हो और उस बाहर की कंट्री ने उस लोन को रीपे करा हो, वापस दिया हो। तो जब लोन रीपे होगा पैसा कंट्री में आएगा, इनफ्लो होगा, इसीलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो ये दोनों चीजें इस कैटेगरी के अंडर आती हैं। ऑल्सो जब भी लेंडिंग करी जाए अब्रॉड, यानी कि इंडिया किसी बाहर की कंट्री को लोन दे, लेंड करे पैसा, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरेनर्स, किसी फॉरेन कंट्री ने इंडिया को लोन दे रखा है, ठीक है, जब इंडिया उसका रीपेमेंट करेगा, उस लोन को वापस देगा, पैसा बाहर जाएगा। चाहे लेंडिंग करी जाए या रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा बाहर जा रहा है, इसीलिए डेबिट साइड पे, जो अगेन इसी कैटेगरी अंडर ये दोनों चीजें आती हैं। ऑलराइट, सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती हैं, एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भैया डिफरेंस क्या है, देखो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको करने से द परचेजर ऑफ द एसेट गेट्स डायरेक्ट कंट्रोल,
मेरा क्या मतलब है, अगर वो बंदा, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करे और उस इन्वेस्टमेंट को करने से उस एसेट का कंट्रोल उसके पास आ जाए, तो वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल क्या, लेट्स से कोई इंडिया का रेजिडेंट है, वो यूएस में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, प्रॉपर्टी का मालिक वो बंदा बन जाएगा, उसके पास उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो परचेजर है उसको कंट्रोल मिल जाए, वो होती है एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको करने से परचेजर ऑफ द एसेट को डायरेक्ट कंट्रोल ना मिले। एग्जांपल, कोई इंडिया का रेजिडेंट है, वो कोई यूएस की कंपनी एप्पल के शेयर्स खरीद लेता है, जब वो एप्पल के शेयर्स खरीदेगा, वो एप्पल कंपनी का मालिक नहीं बन जाएगा, उसके पास एप्पल कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आ जाएगा, ऑल्दो उसने एक फाइनेंशियल एसेट खरीदा है। तो ये होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें जो परचेजर ऑफ एसेट है उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आता। तो ये दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। एक और एग्जांपल, लेट्स से कोई इंडिया की कंपनी है, वो कोई यूएस की कंपनी को खरीद लेती है, तो इंडियन कंपनी के यूएस कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, ये होती है एफडीआई। तो मतलब डिफरेंस देखो, जब कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को खरीद ले, कंट्रोल आ जाए, तो वो एफडीआई। बट अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के सिर्फ शेयर्स खरीद ले तो कंट्रोल नहीं आता, तो वो होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये होती है दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब भी इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड आए तो क्रेडिट साइड पे, क्यों? क्योंकि पैसा आता है। कोई फॉरेन कंपनी है, लेट्स से एप्पल, उसने कोई इंडिया की कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। जब किसी इंडियन कंपनी को एप्पल खरीदेगी तो पैसा क्या होगा, बाहर से आएगा। एप्पल कोई कंपनी खरीदेगी तो बदले में पैसे भी तो देगी, तो पैसा बाहर से आएगा। एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जब पैसे का इनफ्लो हुआ, क्रेडिट साइड। उल्टा भी हो सकता है, जब इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड करी जाए, कोई इंडिया की कंपनी है, लेट्स से उसने किसी बाहर की कंपनी को खरीद लिया, जब बाहर की कंपनी को खरीदेगी, बदले में पैसे देगी, पैसे का आउटफ्लो होगा, यानी कि डेबिट साइड। ये मैंने तुम्हें दोनों इन्वेस्टमेंट एफडीआई का एग्जांपल दिया था। पोर्टफोलियो एग्जांपल भी हो सकता है, लेट्स से कोई इंडिया का रेजिडेंट है, उसने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स खरीदेगा, बदले में पैसे देगा, पैसे का आउटफ्लो होगा, पैसे बाहर जाएगा, तो यानी कि डेबिट साइड पे, आउटफ्लो डेबिट साइड। उल्टा होगा तो क्रेडिट साइड पे। ऑल राइट, दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट। थर्ड कॉम्पोनेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहां पे ये बात याद रखना कि जी मैं चेंज की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा। मैं रिजर्व का अमाउंट यहां पे नहीं लिखता, सिर्फ जो रिजर्व में चेंज आया है वो यहां पे लिखा जाता है इन द कैपिटल अकाउंट। अब जब भी इन रिजर्व्स में से विड्रॉल हो, यानी कि जब रिजर्व्स डिक्रीज हो, तो क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड, मैंने पहले समझा दिया। जब रिजर्व गिरेगा, पैसा बीओपी में ऐड होगा, बीओपी में इनफ्लो होगा, इसीलिए कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। जब भी पैसा रिजर्व में ऐड करा जाए, जब रिजर्व्स इंक्रीज हो, जब इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व का अमाउंट है वो, यानी कि बीओपी से निकल कर रिजर्व में ऐड हो जाएगा, तो बीओपी से तो आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड। तो ये तीनों कंपोनेंट्स थे ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ये हमने पूरा कैपिटल अकाउंट समझ लिया। अब जल्दी से डेफिनेशन देखें तो, कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट which records all those transactions between residents of a country and ROW का मतलब rest of the world, between residents of a country and rest of the world, which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government। भैया ये क्या कह गए, हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट समझा उसमें एसेट लाइबिलिटी तो कुछ था ही नहीं। था, बिल्कुल था। जितने भी कंपोनेंट्स थे कैपिटल अकाउंट के, उसमें एसेट एंड लाइबिलिटी या तो कम हो रही थी या बढ़ रही थी। किसकी? या तो कंट्री के रेजिडेंट्स की या गवर्नमेंट की। सबसे पहला कंपोनेंट क्या था? बोरोइंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। बोरोइंग्स क्या होती हैं? अगर कंट्री बोरोइंग करे तो क्या होगी? उसके लिए उसकी लाइबिलिटी, और अगर किसी और कंट्री को लोन दे तो वो उसके लिए उसका एसेट, तो एसेट लाइबिलिटी इफेक्ट हुई। दूसरा कंपोनेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगेन इज एन एसेट, तो एसेट लाइबिलिटी कम ज्यादा हुई। तीसरा कंपोनेंट क्या था? चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री के लिए, उसके लिए एसेट होते हैं, तो जब भी फॉरेक्स रिजर्व कम ज्यादा हो, उनमें चेंज हो, तो एसेट लाइबिलिटी कम ज्यादा हो रही है। तो ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन है रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, जो एसेट एंड लाइबिलिटी को कम ज्यादा करे, किसके एसेट लाइबिलिटी? या तो रेजिडेंट्स के कंट्री के या गवर्नमेंट। ऐसी सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। This was the entire concept of capital account. I hope the concept is clear.